शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसंपदा। नमस्कार दोस्तों, शून्य से शिखर तक ज्योतिष ज्ञान की इस परिचर्चा में मैं राजेश कुमार पुरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम लोग ज्योतिष शास्त्र पढ़ रहे हैं और ज्योतिष शास्त्र को पढ़ने के इस क्रम में हम लोग ज्योतिष शास्त्र के उन औजारों के बारे में बात कर रहे हैं जो अत्यंत आवश्यक हैं, जिन्हें हम कहते हैं टूल्स। अभी वर्तमान में हम लोग उनमें से मात्र 3 औजारों पर चर्चा कर रहे हैं: भाव, राशि, नक्षत्र। आने वाले समय में हम बाकी टूल्स को भी लेकर आएंगे और इससे पहले हम ग्रहों की चर्चा भी कर चुके हैं। तो यहां पर हम भावों की चर्चा कर रहे हैं, राशियों की चर्चा कर रहे हैं और नक्षत्रों की चर्चा कर रहे हैं और विस्तृत रूप से कर रहे हैं। अभी तक हम लोग अनुराधा नक्षत्र तक पूर्ण रूप से पढ़ चुके हैं। भावों में देखा जाए तो हम लोग षष्ठम भाव तक पढ़ चुके हैं और राशियों में हम लोग तुला राशि तक विस्तारित रूप से पढ़ चुके हैं। और यह सभी जो पाठ हैं हमारे आज तक के जो पाठ हैं वह सभी आप आई बटन में क्लिक करके वहां जा सकते हैं और सभी पाठों को देख सकते हैं। हमेशा की तरह मैं कहना चाहूंगा कि आप पाठों को क्रम से देखें, क्योंकि क्रम से जब देखते हैं तो ज्ञान की क्रमबद्धता भी बनी रहती है। और यदि हम ज्योतिष शास्त्र में आगे बढ़ रहे हैं तो क्रमबद्धता अत्यंत आवश्यक है। और वीडियोस में हम जो जानकारी आप लोगों के लिए उपलब्ध करा रहे हैं, जो गहराई उपलब्ध करा रहे हैं, यदि वह जानकारी, वह गहराई आप लोगों को उपयोगी लगती हो और लगता हो कि हाँ, मैं अपने पाठ को आपके समक्ष रखने में सफल हूं और पूरी कोशिश के साथ मैं कार्य कर रहा हूं, तो आपसे अनुरोध करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें, ताकि आने वाले वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। आज की चर्चा हम कर रहे हैं ज्येष्ठा नक्षत्र पर और ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रथम भाग हम इससे पूर्व प्रस्तुत कर चुके हैं, जहां हम नक्षत्र को विश्लेषित कर चुके हैं। हमने नक्षत्र से संबंधित पहलुओं को पढ़ा और उससे नक्षत्र के अंदर कौन सी ऊर्जाएं आती हैं हमने वह पढ़ी। आज हम ज्येष्ठा नक्षत्र का द्वितीय भाग लेकर प्रस्तुत हुए हैं, जहां हम उन्हीं पहलुओं को समझते हुए जातकों को विश्लेषित करने की कोशिश करेंगे। अब वो कोशिश कामयाब होती है या नाकामयाब होती है, यह आप लोग बताएंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपको जैसी भी जानकारी लगी हो, उपयोगी, अनुपयोगी, या आपको कुछ कमी दिखाई दी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने बहुमूल्य विचार अवश्य दें। और यदि कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो, तो आप संपर्क के किसी भी माध्यम से, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, कमेंट बॉक्स, इनमें से किसी भी माध्यम से आप हमसे संपर्क स्थापित करके अपना प्रश्न हमारे समक्ष रख सकते हैं और उस प्रश्न का उत्तर आपको निःशुल्क दिया जाएगा। यहां हम आपसे किसी प्रकार के शुल्क की चर्चा नहीं करते हैं। शुल्क की चर्चा तभी की जाती है जब आप हमसे कुंडली विश्लेषित करवाने के लिए बात करेंगे, अन्यथा ज्ञान के क्रम में शुल्क की हम बात नहीं कर रहे हैं। जब आप कोई कोर्स ज्वाइन करेंगे तब की बात अलग है, तब की तब देखी जाएगी। वर्तमान में हमारा चल रहा है पाठ संख्या 66 यानी कि 66 और हम पढ़ रहे हैं ज्येष्ठा नक्षत्र। जैसा कि हम पूर्व के वीडियो में पढ़ चुके हैं कि ज्येष्ठा नक्षत्र 16 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री वृश्चिक राशि के अंतर्गत आता है, यानी कि वृश्चिक राशि के अंत तक आता है। इस नक्षत्र का स्वामी बुध है और यह नक्षत्र मूल का माना जाता है। आपने सुना होगा और जो ज्योतिष शास्त्री हैं वह तो अच्छी तरह से जानते हैं, उनको सुनने की आवश्यकता नहीं है कि हम कुछ नक्षत्रों को मूल का मानते हैं। यानी कि जब जातक का जन्म होता है तो कहीं कहीं यह पूछा जाता है कि जातक का जन्म मूल में तो नहीं हुआ है,
यानी कि हम मूल के नक्षत्रों से डरते भी बहुत हैं कि यदि जातक का जन्म मूल में हुआ है तो मूल के किस चरण में हुआ है और उस चरण से उसके जीवन का कौन सा भाग प्रभावित होने वाला है, और उसकी शांति कराई जाती है। हम इस विषय को अलग से वीडियो बनाकर आपको विस्तार से समझाएंगे कि इन्हें मूल का नक्षत्र क्यों कहा जाता है, क्या कारण है जिसकी वजह से लोगों के अंदर डर बैठा होता है, यह हम विस्तारित रूप से चर्चा करेंगे। तो ज्येष्ठा नक्षत्र का हमने जान लिया स्वामी बुध है, और यहां हम इसके जो गुण तत्व प्रकृति हैं उनको पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, लेकिन जो मुख्य बातें हैं वह हम साथ साथ समझते चलेंगे। जैसा कि आप जानते हैं इसका नाम है ज्येष्ठा। तो ज्येष्ठा नाम से हम क्या समझ सकते हैं? ज्येष्ठा नाम से हम ज्येष्ठ समझ सकते हैं, लेकिन ज्येष्ठ होने का तात्पर्य यह नहीं है कि जातक घर में सबसे बड़ा होगा, हो भी सकता है, लेकिन ज्येष्ठ नाम से हम यह समझते हैं कि इनके अंदर बड़े होने की भावना होती है। इन जातकों में स्वयं को ज्येष्ठ समझने की भावना होती है, और यह जातक समय से पहले परिपक्व हो जाते हैं। और ना सिर्फ परिपक्व हो जाते हैं, इन जातकों के ऊपर जिम्मेदारियां भी वक्त से पहले आ जाती हैं। यह जातक जिम्मेदारियों को निभाने वाले होते हैं। अब ज्येष्ठा, जैसा कि पता है कि जो 27 नक्षत्र हैं वह चंद्र की 27 पत्नियों के रूप में जाने जाते हैं। तो उनमें से एक पत्नी ज्येष्ठा भी हुई। तो ऐसी किंवदंती है, ऐसी कथा है कि जब चंद्र रोहिणी के पास अधिक समय तक रुकने लगे थे, क्योंकि उसके रूप, माया, इन सब की वजह से चंद्र जब रोहिणी के पास अधिक समय व्यतीत करने लगे थे, तब उनके खिलाफ जो शिकायत हुई थी या जो आवाज उठाने वाली थी वह ज्येष्ठा थी। तो कहीं कहीं यह माना गया कि ज्येष्ठा ने गलत के विरुद्ध आवाज उठाई थी, और कहीं कहीं यह माना गया कि उन्होंने ईर्ष्यावश यह आवाज उठाई थी, उन्हें ईर्ष्या हुई थी रोहिणी से। तो हम यहां दोनों पहलुओं को देखेंगे। जातकों के अंदर ईर्ष्या भी होती है, और साथ ही साथ गलत के विरुद्ध आवाज उठाने वाले भी यही जातक होते हैं। कोई परवाह नहीं है कि काम किस प्रकार का है जिसके अंदर वह कूद रहे हैं। यदि गलत हो रहा है, किसी के साथ कुछ भी गलत हो रहा है, तो उस गलत के खिलाफ आवाज उठाने में, उस गलत के खिलाफ लड़ने में ज्येष्ठा नक्षत्र वाले सर्वोपरि होते हैं। यह कूद जाते हैं, इन्हें कोई चिंता नहीं होती कि इनके साथ क्या होने वाला है। यह पूरे मनोयोग से उस गलत के खिलाफ आवाज उठाते हैं। ईर्ष्या भी होती है इनके अंदर। जब हम इसके स्वामी की बात करते हैं, इसका स्वामी बुध है, स्वामी बुध से हम इन जातकों में ज्येष्ठता का भाव देख सकते हैं। नाम से भी वही आता है, यहां बुध जो स्वामी है उनसे भी वही बात आती है, लेकिन यहां हम सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। बड़ा होने का भाव और बड़ा होने का अहम, यह दो अलग अलग बातें होती हैं। तो इन जातकों में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी जल्दी हो जाता है। हाँ, यह जातक कम्युनिकेशन स्किल में अच्छे होते हैं, यानी कि संचार के जो माध्यम होते हैं उनका अच्छा ज्ञान होता है इनके पास। तो मित्रों से, विविध संपर्कों से यह जातक बहुत ही अच्छा लाभ उठा सकते हैं। और यदि हम इसके देवता की बात करें, देवता है इसके इंद्र। तो देवता इंद्र से हम, जो हमने पिछले नक्षत्र में भी देवता को समझा था, विशाखा नक्षत्र में, तो यहां हम इंद्र को पुनः उसी दृष्टि से समझेंगे। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं और स्वामियों के अनुसार हम बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो ऊर्जाएं हैं वह भिन्न हो जाती हैं। लेकिन यहां ऊर्जाएं तो वही हैं, लेकिन उनके अंदर जो तीव्रता है वह नक्षत्र स्वामी के अनुसार भी कहीं ना कहीं कुछ बदलाव दिखाती है। तो इंद्र से हम पद खोने का भय समझते हैं, इनसिक्योरिटी का भय समझते हैं, क्योंकि इंद्र को यह हमेशा से डर रहा कि जो संत हैं, योगी हैं, वो ईश्वर के लिए तपस्या करते हैं, ईश्वर को प्रसन्न करते हैं, तो कहीं ईश्वर को प्रसन्न करने में अगर ईश्वर उनसे प्रसन्न हो गए और वरदान में वह मेरा सिंहासन ना मांग ले, तो अपने सिंहासन को खोने का भय जो इंद्रदेव के अंदर रहा, वह भय इन जातकों के अंदर देखा जा सकता है।
दूसरा, इंद्र के अंदर भोग विलास की प्रवृत्ति थी। तो यहां हम जातकों के अंदर भोग विलास की प्रवृत्ति देखेंगे, लेकिन यहां हम भोग विलास की प्रवृत्ति बहुत ही गहराई से देखेंगे। यहां जातक अति भोगी हो सकते हैं, बहुत ज्यादा विलासिता में डूबे रहने वाले हो सकते हैं। तो यहां हम इंद्र की इस ऊर्जा को हम इस रूप से भी देख सकते हैं। फिर इंद्र के अंदर की तीसरी ऊर्जा जो हमें दिखाई देती है वह है अपने अधीनस्थों के प्रति, जो उनके जो देवी देवता थे उनके प्रति जो इंद्र की भावना थी, उनको सुरक्षा देने की भावना। यानी जब जब असुरों से युद्ध हुआ, अपने देवताओं को सुरक्षा देने की भावना से इंद्र बहुत ही भरपूर रहे। तो वह जो अपने देवी देवताओं को सुरक्षा देते थे, वह सुरक्षा यहां इन जातकों में देखी जाती है। यह जातक अपने अधीनस्थों में अपने से कमजोरों को बहुत ही सुरक्षात्मक भाव से देखते हैं, यानी उनकी सुरक्षा का पूरा पूरा ध्यान रखने वाले यहां इस नक्षत्र के जातक होते हैं। अब इन जातकों में सबसे बड़ी सफलता पाने की चाह भी होती है, सर्वोच्च पद पाने की भी लालसा होती है। साथ ही साथ हम देवता जो हैं वो तूफान के और बारिश के देवता भी हैं। तूफान और बारिश से हम यहाँ जो विपरीत परिस्थितियां हैं उनको समझ सकते हैं, यानी विपरीत परिस्थितियों में यह अड़िग रहने वाले होते हैं। बारिश से हम नवीनीकरण को समझ सकते हैं, एक नए अंकुरण को समझ सकते हैं। तो यहाँ जातकों में भी वही नवीनीकरण और अंकुरण की भावना देखी जा सकती है, यानी जातक बदलाव में बिल्कुल रुचि रखते हैं। अब अगर हम यहाँ पर इसके प्रतीक चिन्ह की बात करें, ताबीज, तो ताबीज यानी कि कुंडल, और यहां हम कहीं कहीं इस प्रतीक को विष्णु के चक्र की भांति भी माना जाता है। और जब विष्णु के चक्र की बात करते हैं तो तीक्ष्णता की बात होती है। तो यहां इन जातकों के स्वभाव में तीक्ष्णता देखी जा सकती है, और तीक्ष्णता भी ऐसी वैसी नहीं, बहुत अधिक तीक्ष्ण होते हैं, तीखापन होता है इनके अंदर। पारलौकिक विज्ञान के अंदर पूर्ण विश्वास रखने वाले होते हैं, उसको मानने वाले होते हैं। हम बीच बीच में नकारात्मकता की बात भी करते रहेंगे कि नकारात्मकता कहां कहां झलकती है। इन जातकों में जो इस नक्षत्र में जन्मे हैं उनके अंदर नकारात्मक पहलू कौन कौन से हो सकते हैं। तो इन जातकों में अहम की भावना होती है, यानी ईगो इनके अंदर बहुत जल्दी आ जाता है। स्वयं को सर्वोपरि समझने वाले, अपनी श्रेष्ठता को सर्वोपरि समझने वाले, यानी कि जो कुछ आता है, मुझे जो कुछ आता है वही सब कुछ है, मैं जो जानता हूं वह पूर्ण ज्ञान है, और जो दूसरे जानते हैं वह पूर्ण ज्ञान नहीं है। यह अपने ज्ञान को ही सर्वोपरि मानते हैं। इनके अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार होते हैं दरअसल, तो वह इनके अंदर देखा जा सकता है। यह मानसिक रूप से बहुत परेशान होते हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि मानसिक रूप से परेशान होकर, हताश होकर, थक कर, हार कर बैठ जाते हैं। इन्हें कुछ करने की इच्छा ही नहीं होती। इन्हें सनकी या व्यक्तिवादी के रूप में भी देखा जाता है, और इनके अंदर एक बहुत ही विशेष गुण कह लीजिए या अपगुण कह लीजिए कि यह अपने दुखों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करते हैं सहानुभूति हासिल करने के लिए। इनकी चोट इतनी सी लगी होगी लेकिन ये उसका दर्द इतना बताएंगे, तो यह सहानुभूति हासिल करने के लिए लोगों के समक्ष अपने दर्दों को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, इससे सहानुभूति भी हासिल करते हैं। और इन जातकों में एक भावना यह भी होती है कि दूसरों से काम निकालने वाले होते हैं। काम निकालने के बाद उनको यह लात मार देंगे, कोई मतलब नहीं। तो काम निकालने में यह माहिर होती है। इनके पास में संचार के माध्यम की जानकारी है, लोगों से कैसे बात करनी है वह इनके पास में ज्ञान है। वाक्पटु होते हैं, बात करने में बहुत अच्छी वाक्सिद्धि कह सकते हैं यहाँ पे से कि इन लोगों के पास होती है। बहुत जल्दी लोगों के ऊपर प्रभाव छोड़ सकते हैं। हाँ, अपनी उम्र से थोड़े से अधिक दिखने वाले होते हैं। उम्र इनकी कुछ भी हो, थोड़ा सा अधिक उम्र के दिखते हैं, यानी कि मैच्योरिटी जो है वो अलग दिखाई देती है। सुंदर हो सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ इनके दांत भी खराब होते हैं। दांत खराब हो सकते हैं, सुंदर तो होंगे लेकिन दांत खराब होंगे। समझदार होते हैं, लेकिन नकारात्मक पहलुओं को हम नकार नहीं सकते हैं। अक्सर यह जातक मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, लेकिन मानसिक परेशानियां इन्हें भी घेर सकती हैं। जैसा कि हमने अभी चर्चा की कि मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं, परेशान होकर थक हार कर बैठ भी सकते हैं। ऐसी परिस्थितियों में हो जाते हैं। यह कमजोरों की सहायता करते हैं, कमजोरों के लिए मदद का भाव होता है।
गलत के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने में यह सबसे अग्रणी होती हैं। यह सब इनके अंदर गुण होते हैं, लेकिन कहीं कहीं निर्णय लेने में इन्हें असमंजसता होती है। बहुत ही असमंजस स्थितियों में फंस जाते हैं, ये निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। इनके निर्णय कभी कभी अपने लिए गलत हो जाते हैं। वैसे यह जातक स्वतंत्र जीवन को जीने का आनंद प्राप्त करते हैं। कम दोस्त होते हैं इनके, लेकिन अच्छे होते हैं। यह विलासिता वाला जीवन जीना पसंद करते हैं, लेकिन फिर हम नकारात्मक पहलू की बात करेंगे कि ड्रग्स और शराब के नशे में डूब सकते हैं, अत्यधिक भोगी हो सकते हैं। यहां सिर्फ ड्रग्स और शराब की बात नहीं है, भोग के अंदर और भी बहुत सी गलत बातें हैं जहां आप अधिकता देख सकते हैं इन जातकों में। तो वह भी आप इन जातकों के अंदर प्रवृत्तियों को पाएंगे। तो वहां प्रवृत्तियों को पाते हुए किस प्रकार प्रवृत्तियां दूर होंगी, किस प्रकार उनके ऊपर अंकुश लगेगा, यह हम जब हम उपायों की बात करेंगे कभी, तब हम इस बारे में चर्चा करेंगे। तो यहां हम सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं को समझते हैं और जातकों को उसके अनुसार ही समझते हैं। अपने लिए जगह तलाशने में कई बार यह जातक अपने पारिवारिक जीवन को बहुत जल्दी छोड़ देते हैं, यानी अपने परिवार से दूर हो जाते हैं। आप इसको कई परिस्थितियों में कई तरीकों से देखेंगे। परिवार को छोड़ देना केवल यह मतलब नहीं होता कि परिवार को छोड़ दिया। हो सकता है कि जातक अपने निवास स्थान से बहुत दूर जाकर बसे और वहीं पर अपना जीवन यापन करे और कार्य करे, तो वह परिवार को छोड़ने वाली स्थिति ही होती है। क्योंकि हम जब नकारात्मक पहलुओं को देखते हैं तो हम सिर्फ नकारात्मक देखते चले जाते हैं, हम सकारात्मकता को देखना ही नहीं चाहते हैं। तो सकारात्मकता को भी देखिए। हो सकता है कि जातक अपने परिवार को छोड़कर उसी के भलाई के लिए, क्योंकि जातक अपने परिवार की भी तो मदद करते हैं। यह जातक स्पेशली हम बात कर रहे हैं ज्येष्ठा नक्षत्र के जातकों की, तो यह जातक जैसे कमजोरों की मदद करते हैं, ऐसे ही अपने परिवार की भी मदद भी करते हैं। परिवार के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में जातक हो सकता है कि परिवार को छोड़कर कहीं दूर जाकर बसे और अंततः वह जो कार्य कर रहा है अपने लिए और अपने परिवार के लिए ही करता है। इस चीज को बहुत ही विशेषता से समझना होगा। अब इन जातकों को यदि देखा जाए तो यह जातक 18 से लेकर 26 के मध्य बहुत ही चुनौतीपूर्ण जिंदगी का सामना कर सकते हैं, यानी विषम परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। परेशानियां आ सकती हैं, बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन इनका जीवन 27 से लेकर 50 के मध्य धीरे धीरे उत्तरोत्तर स्थिरता को प्राप्त करता जाता है और 50 के बाद में अक्सर यह जातक स्थिर जीवन वाले हो जाते हैं। अब इन जातकों की अगर हम बात करें तो इनके अंदर धार्मिकता सतही तौर पर होती है, क्योंकि कई बार यह जातक पाखंडी होते हैं। दिखाने के लिए यह धार्मिक है, लेकिन अंदर ही अंदर पाखंड चलता है इनके, यानी जो कुछ भी धर्म के मामले में कर रहे हैं वह सिर्फ दिखावा होगा, लोगों को दिखाने के लिए होगा। इनके अंदर गुप्तता के लक्षण होते हैं। यह जातक अंदरूनी तौर पर बहुत गुप्त होते हैं। तो हम जब गुप्तता की बात करते हैं तो हम कहीं ना कहीं सीक्रेट सर्विसेज की बात करते हैं, जासूसी की बात करते हैं। तो वह इन जातकों के अंदर गुण होता है और यह जातक जासूसी के क्षेत्र में भी देखे जा सकते हैं। और जब हम बात करेंगे इनके जिद्द की, तो ये बहुत जिद्दी होते हैं। यह अपना आपा खोने वाले होते हैं और रणनीतियों के द्वारा दूसरों पर नियंत्रण करने का प्रयास करते रहते हैं। यानी कि अगर रणनीतियों की बात करेंगे तो राजनीति की बात भी करेंगे, तो राजनीतिक में भी यह जातक अक्सर उच्च स्तर तक पहुंचते हैं। हम यहां पर हर उस पहलू को देखेंगे जो इन जातकों के जीवन से जुड़ सकता है। तो राजनीति में भी यह जातक बहुत उच्च स्तर तक पहुंच सकते हैं और इनकी सोच होती है कि यह जो कर रहे हैं वह हर किसी से बेहतर है। मतलब कोई इनसे बेहतर करता ही नहीं है, कोई इनसे बेहतर जानता ही नहीं। तो ये जातकों के जीवन से जुड़े हुए पहलू हैं जिनको हम जातकों के साथ जोड़कर देखते हैं और उनको विश्लेषित करते हैं। ऊर्जाओं का प्रभाव थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। जब कुंडली का विश्लेषण करते हैं तब कहीं ना कहीं ऊर्जाओं का प्रभाव इन सभी बातों के ऊपर एक असर डालता है। तो बहुत सी बातें लुप्त होती हुई दिखाई देती हैं, बहुत सी बातें बढ़ जाती हैं। इन जातकों में कलात्मक प्रवृत्ति होती है, कला के क्षेत्र में यह जातक देखे जा सकते हैं। रचनात्मकता होती है, तो आप कंस्ट्रक्शन की बात कर सकते हैं। कुछ
नया बनाने की बात कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बात ही करें। रचनात्मकता का मतलब है कुछ भी बना देना, कुछ भी नया कर देना, एक सोच ऐसी कुछ बनाने की, कुछ नया करने की, वह रचनात्मकता होती है, क्रिएटिविटी जिसे कहते हैं। तो इनके अंदर रचनात्मकता होती है। तो आप इन जातकों को अगर आजीविका के रूप में देखें तो इन जातकों की आजीविका आप कलात्मक क्षेत्रों में देख सकते हैं, रचनात्मक क्षेत्रों में देख सकते हैं। इनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है, बोलने वाले होते हैं तो भाषण प्रवृत्ति होती है, इनके अंदर बोलने की क्षमता अच्छी होती है। तो आप आरजेस में देख सकते हैं, जो टॉक शो के होस्ट होते हैं उनके अंदर यह चीज देख सकते हैं। तो वहां भी यह जातक अपनी आजीविका चलाते हैं। और अगर हम बात करें प्रशासनिक पदों में, तो प्रशासनिक क्षेत्रों में बहुत उच्च पद पर यह जातक पहुंचते हैं। हम जब भी बात करेंगे हम उस श्रेणी की बात करेंगे जो पहलुओं से जुड़ी हुई है, बहुत उच्च पद पर पहुंचते हैं। लेकिन यदि कुंडली में कोई ग्रह पूरा सपोर्ट नहीं कर रहा हो तो हो सकता है उच्च से थोड़ा सा नीचे रह जाए, लेकिन उच्चता को नहीं भूलेंगे, उच्चता तो रहेगी। तो उच्च पद तक पहुंचते हैं, दार्शनिक क्षेत्रों में कार्य करते हैं, दार्शनिक होते हैं। हम दार्शनिकता की बात कर सकते हैं। यहां बुद्ध है तो गणितज्ञ है, तो गणित की बात कर सकते हैं, गणना की बात कर सकते हैं, संख्याओं की बात कर सकते हैं, उन सब क्षेत्रों में देख सकते हैं। वायु तत्व है, ब्रह्मांड से जुड़ी हुई बातें भी करते हैं हम यहाँ। जब हम ब्रह्मांड की बात हमने की, हम जैसा कि हमने इसके प्रथम वीडियो में ब्रह्मांड की बात की थी, जब ब्रह्मांड की बात करेंगे तो वायु की बात करेंगे, जब वायु की बात करेंगे तो आकाश की बात करेंगे, जब हम आकाश की बात करेंगे तो एविएशन की बात करेंगे। तो एविएशन इंडस्ट्री यानी जो हवाई सर्विसेज हैं उनके अंदर यह जातक देखे जा सकते हैं। और चूंकि यह जातक अक्सर पुलिस, आर्मी, जिसे हम मिलिट्री कहते हैं, मिलिट्री में देखे जाते हैं, पुलिस में देखे जाते हैं और कई क्षेत्रों में देखे जाते हैं। इस प्रकार के जो जोखिम भरे कार्य होते हैं उन सभी क्षेत्रों में देखे जाते हैं। तो यहां हम ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं, वायु की बात कर रहे हैं, आकाश की बात कर रहे हैं, तो हम वायुसेना की बात कर सकते हैं। और वायुसेना में भी किस प्रकार के पद होंगे, तो हम यहां जब हम बुद्ध को जोड़ेंगे तो बोलने की बात करेंगे, जब हम बुद्ध को जोड़ेंगे तो गणनाओं की बात करेंगे। तो इस प्रकार के कार्य भी हो सकते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल करने में भी यह सक्षम होते हैं। तो वायुसेना में हो या एविएशन इंडस्ट्री में हो, ये वहां काम कर सकते हैं। बड़े स्तर के क्रिमिनल हो सकते हैं। हम यहां पर नकारात्मक पहलू को भी देखेंगे तो यह जातक बड़े स्तर पे क्रिमिनल हो सकते हैं, वकालत के क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं। वाक शक्ति अच्छी है तो वकालत के क्षेत्र में भी काम कर सकते हैं। जहां भी काम करेंगे वहां कम्युनिकेशन बहुत ही प्रधान तौर पे रहेगा। तो यह सारे पहलू समझते हुए जातकों को विश्लेषित करने में जब हम बैठेंगे तो बड़े आराम से हम किसी भी जातक को विश्लेषित कर सकते हैं। और यहां हमने जातकों को सारे पहलुओं को जोड़ते हुए विश्लेषित किया। अगर इसके हम गुण तत्व प्रकृति की बात करेंगे तो वहां से हम, जैसा कि वर्ण जाति इसकी शूद्र की है, शूद्र के साथ साथ कहीं कहीं इसको क्षत्रिय माना गया है, कहीं कहीं इसको सर्वेंट क्लास माना गया, तो हम सर्विस की बात भी करते हैं, क्षत्रिय की बात भी करते हैं, तो पुलिस की बात करते हैं, आर्मी की बात करते हैं, मिलिट्री की बात करते हैं। तो क्षत्रिय माना गया तो क्रिमिनल की बात भी करते हैं, सर्विस क्लास की बात करते हैं, तब हम किसी नौकरी की बात करेंगे। और अगर हम केवल क्षत्रिय की बात करें तो बाकी की जो इसकी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वह ऐसे क्रिमिनल भी बना सकती हैं। जब हम स्त्री की बात करते हैं तो ईर्ष्या की बात करते हैं। जब हम इसके गुण की बात करते हैं, सात्विक गुणों की बात करते हैं, तो आध्यात्मिकता की बात करते हैं। कमजोरों के प्रति जो इनकी भावना है वहां सात्विक गुण देखा जा सकता है, तो वह भी बात करते हैं। जब वायु की बात करते हैं तो एविएशन की बात करते हैं। और जब हम गण की बात करते हैं तो राक्षस है, तो राक्षस गण से हम ये इनके इन प्रकार अपना काम सिद्ध करने वाले, यानी लोगों से जो कार्य निकालने वाले होते हैं, वह राक्षस प्रवृत्ति के कारण हो सकता है। जब हम योनि की बात करते हैं, हिरण की योनि है, चंचल, यानी कि यौन संबंधों में चंचलता देखी जा सकती है, तो भोग विलास की प्रवृत्ति भी साथ में जुड़ जाती है, तो और अधिक सोने पे सुहागा। और स्वभाव की बात करें, द्विस्वभाव है, तो द्विस्वभाव होने के कारण आप यहाँ यह भी देख सकते हैं कि यह जातक अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, वह भी हो सकते हैं।
और ऋषि अत्रि के गोत्र से हैं, तो ऋषि अत्रि के गोत्र से आप इनके अंदर के ताप को भी समझ सकते हैं, इनके क्रियाकलापों को समझ सकते हैं, और शारीरिक अवयवों से भी आप कभी कभी समझते हैं। तो इसके साथ जो शारीरिक अवयव है वह है गला, गर्दन। तो सिर ऊंचा करके चलना है, गर्दन ऊंची करके चलनी है। यह बातें जब हम दिखाई देती हैं तो हम इस नक्षत्र को बहुत गहराई से समझ सकते हैं। तो यह हमने इस नक्षत्र के जातकों को विश्लेषित करने की भरपूर कोशिश की, और पूरी कोशिश हमारी यही रही कि हम पूर्ण गहराई के साथ आपको इस नक्षत्र के बारे में बता सकें। हमारा 3 वीडियो बनाने का सबसे बड़ा पर्पस भी यही है। हमारी वीडियो लंबी होती है, समझ में आता है, हो सकता है कि आप लोग लंबी वीडियो में थोड़ा देखते हुए थक जाते हो, लेकिन यकीन जानिए कि आपको जो जानकारी मैं उपलब्ध करा रहा हूं वह जानकारी मैं अपनी तरफ से पूरी भरपूर कोशिश के साथ कई शास्त्रों से, कई ज्योतिष शास्त्रियों से इकट्ठी करने के बाद आप तक पहुंचा रहा हूं। यदि आपको जानकारी उपयोगी लगती है तो फिर मैं हमेशा की तरह कहना चाहूंगा कि वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बटन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। अब इसके बाद जो हम अगला वीडियो लेकर आ रहे हैं, इसी नक्षत्र का तृतीय भाग, जहां हम जातकों को वर्गीकृत करेंगे और वहां हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि कहां पर सकारात्मकता अधिक है और कहां नकारात्मकता अधिक है, यानी किस चरण में जातक किस प्रकार के हो सकते हैं, कौन सी ऊर्जाएं अधिक कार्य करती हैं, वह समझेंगे। तो अगले वीडियो तक के लिए, ज्येष्ठा नक्षत्र के तृतीय भाग तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। शुभं कुरु त्वं कल्याणम्।